इन सब ने मिल के जनरल मुशर्रफ और दीगर जो उस वक्त की ताकतें थीं उनसे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद कश्मीर में अतीक ख़ान को वज़ीर आज़म बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर की सियासत 85 से आज तक नज़रियात पे नहीं है। 85 के बाद जो भी आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा पे या जो भी बंदा इक़्तिदार में आया या जमातों के सदूर बने, वो सारे मफादात पे और अपनी जो उनकी अगराज़ थी उनके तहत वो सारा सिस्टम चलता रहा। आज़ाद कश्मीर में अगर कोई बंदा ये कहे कि नज़रियाती सियासत थी तो वो अगर 85 से पहले थी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन 85 के बाद कभी भी नज़रियाती सियासत नहीं थी। पाकिस्तान में किसी हादसे की वजह से या प्लानिंग के तहत जनरल मुशर्रफ हुक्मरान हो गए, और जनरल मुशर्रफ जब हुक्मरान हुए तो उन्होंने एक मॉडरेट जो नज़रिया दिया। हालांकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसका मॉडरेट नज़रिया नहीं था, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने एक मॉडरेट नज़रिया दिया और उसके लिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी अपने फार्मूले के साथ साथ काम शुरू किया। तो मुझे ये इत्फाक है कि मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला थे माजी में, उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान में सरीना होटल में उमर अब्दुल्ला और मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वहाँ हम तकरीबन 1 घंटा सरीना होटल का स्विमिंग पूल है जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और सारी चीज़ें डिस्कस की कि हमें क्या करना है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तारीख़ी तनाज़ा था, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक फ़ंक्शन अरेंज हुआ था, उसमें वो चले गए और उन्होंने तकरीबन वही बातें की जो मेरे और उनके दरमियान तय थी। बाद जहाँ उमर अब्दुल्ला को लेके मैं मुजाहिद मंजिल भी गया। सरदार अब्दुल गयूम खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, अब्दुल रहीम राथर हमारे साथ थे और बहीम सिंह साहब भी हमारे साथ थे। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ बातें हुई। उसके बाद ये हुआ कि जो ये वो थी नामुमकिन था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ही दोबारा हुकूमत बनाई जाती, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तकसीम कर दिया गया था। अली गिलानी साहब चूँकि हार्डलाइनर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहने वाले शख्सियत थे, तो वो इधर उधर नहीं हुए, उन्होंने वो फार्मूला मुस्तरद कर दिया। तो एक नई हुर्रियत जो मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब की क़यादत में खड़ी की गई, वो हुर्रियत क़यादत और जो इंडिया नवाज़ सियासतदान थे, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, इवन बहीम सिंह थे, वो सारे भी ये और मॉडरेट हुर्रियत ये दोनों एक पेज पे आ गए थे। इन सब ने मिल के जनरल मुशर्रफ और दीगर जो उस वक्त की ताकतें थीं उनसे रिक्वेस्ट की कि आज़ाद कश्मीर में अतीक ख़ान को वज़ीर आज़म बनाया जाए, चूँकि अतीक ख़ान साहब ने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए लॉबिंग करें। अब अतीक साहब के जो टोटल जो उस वक्त हुआ था वो सारा अमल जो है वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ और ये कहा जा सकता है कि वो इदारों की निगरानी में हुआ। टिकट भी तकसीम किए गए और उसके बाद अतीक साहब वज़ीर आज़म बन गए। अब जो ख़राबी हुई अतीक अहमद ख़ान का वज़ीर आज़म बनना, उसमें मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पसंद क़यादत और पाकिस्तान में जाट बरादरान जो हैं चोई शुजात वगैरह ये भी उसमें शामिल थे। इन सब ने मिलजुल के वो माहौल बनाया था, जिसके बाद अतीक ख़ान साहब हालांकि आज़ाद कश्मीर में वो ग़ालिबन 12 सीटें ले सके थे, लेकिन महाजरीन की सीटें मिला के उनकी हुकूमत बन गई थी। हुकूमत बनने के बाद ये हम लोग चूँकि तालिब इल्म हैं तो उस वक्त हम देख रहे थे कि अतीक ख़ान साहब का रवैया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था, आप कह सकते हैं कि मुतकब्बराना हो गया था। और उसके बाद ये हुआ कि जो पहले माजी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सियासत थी वो नक्याल और गाज़ियाबाद के बीचों बीच थी। गाज़ियाबाद सरदार अब्दुल गयूम खान साहब एक नज़रिए को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये जो सरदार सिकंदर याद खान साहब थे नक्याल वाले, ये राजपूत फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। राजपूत और नज़रिया दोनों मिल के आज़ाद कश्मीर में एक मौसर और ताकत बन चुके हुए थे।
अब जब वो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ था, उसके बाद ये बात आई कि नक्याल तो चूँकि ख़त्म हो गया हुआ है या वो एक साइड पे हो गया हुआ है, तो अब जो है वो आप गाज़ियाबाद और सलमिया को मिला के चलें ताकि राजपूत आपके साथ जुड़े रहें और नज़रिया आप अपने दामन में रखें, हाथ में रखें। ये बात वहाँ पे हुई और उसमें सरदार अतीक अहमद खान साहब के साथ जिन लोगों ने बातचीत की इस हवाले से, उसमें हम 2-4 लोग भी शामिल थे। लेकिन ये हुआ कि सरदार अतीक अहमद खान साहब उस वक्त मेरा ये मानना है, बिल्कुल हमने करीब से देखा हुआ है कि वो बिल्कुल अपने आप को इंतहाई नागज़ीर समझ रहे थे, जो किसी भी इंसान को नहीं समझना चाहिए। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को साइड लाइन किया, जो कि राजपूतों की जिनकी परवरिश सरदार सिकंदर याद खान ने राजपूत लीडर के तौर पे की हुई थी। सरदार सिकंदर याद खान ने आज़ाद कश्मीर के राजपूतों में जो उनका हुस्न इंतखाब था या उनकी जो नज़र की पे टिकी थी, तो वो राजा फ़ारूक हैदर खान पे टिकी थी कि हमारे कबीले को ये बंदा आगे लेके जा सकता है। तो अब वो राजपूतों को किसी हद तक रिप्रेजेंट कर रहे थे, गो के बहुत थोड़ा सा था उनके साथ राजपूत एलिमेंट, लेकिन था। अतीक अहमद खान साहब ने ये किया कि उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर खान को बिल्कुल साइड लाइन करना शुरू कर दिया। उस पर एक रद्द-ए-अमल वहाँ पे चल रहा था, लेकिन वो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को मासिस की हमायत हासिल नहीं थी। उस वक्त भी जो राजपूत फैमिली है वो राजा अब्दुल कयूम खान साहब और राजा फ़ारूक हैदर खान साहब के दरमियान तकसीम थी। जो ओरिजिनल और जो आप कह सकते हैं कि खखों में जो समझा जाता था कि ये असली खख हैं, तो वो राजा अब्दुल कयूम खान साहब को समझा जा रहा था। चूँकि फ़ारूक हैदर खान साहब की वालदा मोहतरमा ख्वाजगान में से थी, तो इसलिए उन्हें वो खखे असल राजपूत नहीं समझ पा रहे थे। तो ये एक वजह भी साथ साथ चल रही थी। तो सरदार अतीक खान साहब के साथ राजा अब्दुल कयूम खान साहब खुला के खड़े थे। उस वजह से भी शायद अतीक खान साहब बहुत ज़्यादा वो थे कि वो फ़ारूक हैदर को बिल्कुल कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इख्तलाफात बढ़ते गए। कुछ हमदर्द लोगों ने सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के पास जाने का मुझे भी इत्फाक हुआ, हम लोग भी जाके वहाँ पे बैठे और अतीक खान साहब के पास भी हम लोग गए। हम जैसे लोगों ने या उनके जो हमदर्द लोग थे, उनमें एक वो तबका था जो उनकी खुशामद कर रहा था, एक वो तबका था जो उन्हें चाह रहा था कि वो बच जाएं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि रियासी जमात है वो बच जाए। हम लोगों ने जाके उन्हें गुजारिश की और बहुत सारे हमदर्द लोगों ने भी गुजारिश की कि जनाब राजा फ़ारूक हैदर खान को वज़ीर बना दें, लेकिन उन्होंने वो उस पर कोई खातर खा तवज्जो नहीं दी, बल्कि उस वक्त उनका ये मानना था कि गुजर फैमिली हमारे साथ आ चुकी हुई है, गुजर ख़ानदान जो राजपूतों से भी बड़ा है, तो उसकी वजह से हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें ये चीज़ें भी साथ साथ उनके चल रही थी। बाद में ये हुआ कि फ़ारूक हैदर खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ एक महाज़ खड़ा किया जी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत छोड़ें और वज़ारत उज़्मा रखें, यानी कि दोनों ओहदे आप नहीं रख सकते। ये एक तहरीक चली, आप सब कह लें कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर से ये बात उठी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सरदार अतीक अहमद खान साहब सदर भी रहे और वज़ीर आज़म भी रहे। तो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को उन्होंने बिल्कुल उठा के एक साइड पे कर दिया। उसमें ये चीज़ें चलती रहीं। फिर बीच में ऐसा हुआ कि सरदार अतीक अहमद खान साहब का चूँकि रवैया ऐसा हो गया था कि उनके लाने वाले भी उनसे थोड़ा बहुत नाला हो गए थे कि ये बंदा तो बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहा है या इसका माइंड सेट कुछ और तरह का हो गया हुआ है। बाद में ये होता है कि अतीक अहमद खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाता है, जिसमें राजा फ़ारूक हैदर खान साहब की मेहनत भी शामिल है। तो वो लोग जो है वो सारे मिल मिला के उन्होंने अतीक अहमद खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दिया। सरदार याकूब खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए और उसके बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद राजा फ़ारूक हैदर खान साहब बिल्कुल तनहा हो गए और उनके साथ उस वक्त उनका साया भी नहीं रहा, ये जब अतीक खान साहब अरूज पे थे। फिर जब ये बने वज़ीर आज़म याकूब खान साहब, उनका कुछ टाइम गुज़रा तो बीच में एक नई सूरत हाल डेवलप हुई और उस सूरत हाल में ये किया गया कि राजा फ़ारूक हैदर खान को वज़ारत उज़्मा के लिए बात चलाई गई और वो बात चलते हुए मुस्लिम लीग बनाने के लिए ये जा रहे थे जीटी रोड से, तो पीछे से राजा नसीर अहमद ख़ान ने फ़ोन किया इन्होंने राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को, तो वो वहाँ पे जीटी रोड पे नवाज़ शरीफ रायबंड में मुंतज़िर रहे और ये जीटी रोड से वापस आ गए और आके वज़ीर आज़म बने।